हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 21 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का आज हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, जिस जोश और उमंग के साथ आपने अपने एग्जाम हॉल में अपना पहला कदम रखा था, उसी जोश और उमंग के साथ दोस्तों इन प्रश्नों का भी आपको आज मुंह तोड़ जवाब निकालना है। और हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम भले ही दोस्तों बुरा गया हो या फिर अच्छा गया हो, अगर एग्जाम अच्छा गया है, ये आपके मेहनत, ये आपका संघर्ष और ये दोस्तों आपका परिश्रम का फल है। अगर आपका एग्जाम दोस्तों बुरा गया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, असली किंग है आप। क्या है? आप असली किंग हैं, क्योंकि किंग वही होता है या तो वो खुद जीतता है या किसी दूसरे को जीतने का मौका देता है। आप एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि शेर कभी भी अपने शिकार में जब विफल होता है तो वो मायूस होकर वो बैठता नहीं, वो और खूंखार हो जाता है। और आप भी दोस्तों यही करिए और आप भी यही करना दोस्तों। तो देखिए, जो भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे 21 दिसंबर के जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ था, उन प्रश्नों को दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में समांतर प्रचालन का विकल्प क्यों चुना जाता है। देखिए, हमारे पास दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, हम उसका सटीक आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे और आप भी कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपने इसका आंसर क्या किया था, है ना। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो देखिएगा कि जो समांतर प्रचालन का विकल्प है अल्टरनेटर में, हम इसको क्यों चुनते हैं। तो सुनना दोस्तों, हर क्वेश्चन का मैं आपको क्या करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, समांतर प्रचालन जैसे विकल्प क्यों हमें चुनना पड़ा। देखिए दोस्तों, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, इसमें करोड़ों किलोवाट के लोड है, करोड़ों किलोवाट का लोड है। तो क्या एक इंजन इस करोड़ों किलोवाट के लोड को पावर देने के लिए क्या पावर जनरेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए हमें किस विकल्प को चुनना पड़ा, समांतर प्रचालन जैसे विकल्प को चुनना पड़ा। यह समांतर प्रचालन होते क्या है दोस्तों, इसको कहा जाता है सिंक्रोनाइजिंग करना। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है। आपने एक कॉमेडी देखा होगा दोस्तों, जिस कॉमेडी में कौन कौन रहते हैं, एक पंडित जी और एक दोस्तों जजमान रहते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा हिंट समझ में आ रहा होगा आपस में ये किस प्रकार से सिंक्रोनाइज होते हैं। कि देखिए, पंडित जी अपने जजमान को क्या बोलते हैं कि सुनिएगा जजमान, मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप भी वैसे ही वैसे बोलना। अब पंडित जी हो गए शुरू इतने में, और पंडित जी का बोल क्या था कि सुनिएगा जजमान, तरपुक। अब इतने में जजमान क्या बोले, जजमान भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो पंडित जी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये आपस में बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। इंजन भी दोस्तों इसी प्रकार से सिंक्रोनाइज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सटीक आंसर क्या आएगा दोस्तों, सटीक आंसर आएगा कि आवश्यकता के अनुसार किसी लोड के लिए जितना हमें पावर की आवश्यकता होगी, वो पावर कौन दे सकता है, केवल दोस्तों समांतर प्रचालन ही दे सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कहीं से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि खराब सर्किट ब्रेकर के लक्षण हो सकते हैं। आप इसका आंसर आपने क्या किया, कमेंट करके जरूर बताइए। खराब सर्किट ब्रेकर के लक्षण क्या हो सकते हैं। पहला लक्षण हो सकता है दोस्तों कि सर्किट ब्रेकर को आपने रिसेट किया, फिर भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गए। दूसरी कारण सुनिए, दूसरा लक्षण कि सर्किट ब्रेकर का फ्लिप फ्लॉप हो जाना, यानी कि फ्लिप हो जाना। जैसे दोस्तों आपका मूवी फ्लॉप हो जाती है, उसी प्रकार से सर्किट ब्रेकर भी फ्लिप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर पैनल लगवाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप सोलर पैनल को लगवाते हैं तो सबसे पहली और मुख्य इसका बात आप ध्यान से सुनिए कि जो इसका दोस्तों बात है, वो पहला मुख्य बात क्या है कि इसकी कैपेसिटी, कि जिस कैपेसिटी के आप, जिस क्षमता के लोड के लिए आप सोलर पैनल को लगवा रहे हैं, क्या आपका सोलर पैनल उतना पावर जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सबसे और मुख्य इंपोर्टेंट इसका पॉइंट है, इसको आप नोट करना। और दूसरी क्या दोस्तों, इसकी वारंटी को भी मुख्य पॉइंट पे गिना जाता है कि जो आपके सोलर पैनल की जो वारंटी होती है दोस्तों, ये भी वारंटी कितना है, ये भी दोस्तों मुख्य पॉइंट पे भी इसको शामिल किया गया है। और हाँ दोस्तों, आपका जो एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम अगर आपका बुरा गया है तो बिल्कुल दोस्तों, ये मुझे भी बुरा लग रहा है कि आपने मेहनत किया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल घबराना मत। आप दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल मत करना कि कोना पकड़ के
रोने लग जाना, है ना, ऐसा काम मत करना। अरे यार आपको कौन हरा सकता है, अरे अंधेरा क्या खाक रोकेगा तेरा रास्ता, तू तो सूरज है और हर रोज उगता रहेगा। बस दोस्तों सूरज को किसने उगने से रोक सका है, किसने उगने से रोक पाया है? अभी अंधेरा है तो सवेरा भी होगा, बस आपको यही बात ध्यान रखना है। देखिए सोलर पैनल लगवाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, तो पहला कौन सा बात था दोस्तों, पहला पॉइंट था इसकी वारंटी और दूसरी पॉइंट थी इसकी क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस घटक को पावर ग्रिड के सीरीज में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन का बोल भले ही दोस्तों थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि अभी आंसर की लॉन्च हुआ नहीं है। यही क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों उपस्थित है, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करवाने के लिए सोचा और सॉल्यूशन करा रहा हूं कि किस घटक को पावर ग्रिड के सीरीज में नहीं रखा जाता। तो पहला होता है दोस्तों, किस किस को रखा जाता है इसको आप सुनना। तो पहला दोस्तों पावर स्टेशन जिसको आप जनरेटिंग प्लांट कहते हैं, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा ट्रांसफार्मर। ये तीनों किसके घटक हैं, ये पावर ग्रिड के घटक हैं। अब चौथा जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि खोदे बिना केबल बिछाने की प्रक्रिया किसमें होती है। पहला होता है सॉलिड लेयर, दूसरा होता है डायरेक्ट लेयर और तीसरी होती है फाइबर लेयर और चौथी होती है दोस्तों ड्रॉ इन लेयर। तो ये चारों क्या है, ये कौन सी लेयर है, ये अंडरग्राउंड जब भी आपकी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए केबल को बिछाया जाता है तो भूमि को खोदा जाता है। तो ये भूमि को खोद कर केबल को बिछाने का एक प्रोसेस है। अब इसके अलावा देखिए आपके ऑप्शन में क्या था दोस्तों, इसका आंसर वही ऑप्शन ही मैटर करता है। अगला क्वेश्चन देखना, अंडरग्राउंड केबल में विफलता का क्या कारण हो सकता है। अंडरग्राउंड केबल क्यों दोस्तों विफल हो जाते हैं, तो सुनना, सबसे पहला और मुख्य कारण क्या है दोस्तों कि जो भी इसका ज्वाइंट बॉक्स होता है उस ज्वाइंट बॉक्स में प्रॉपर ज्वाइंट ना हो पाना। और ये कौन करता है, ये वही इंसान करता है, ये वही इलेक्ट्रिशियन करता है जो दोस्तों क्या करता है, जिसको जानकारी नहीं होती है या फिर जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि दोस्तों अधिक टेम्परेचर होने से भी आपका केबल में विफलता आ सकती है। और तीसरा दोस्तों यांत्रिक चोट के कारण। और चौथी क्या हो सकती है, चौथी हो सकती है दोस्तों स्ट्रेस यानी कि खिंचाव। अगर केबल में अधिक खिंचाव होगा तो दोस्तों क्या हो सकता है, तो आपका अंडरग्राउंड केबल में विफलता का एक कारण बन सकता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, टेनन आरी में रेक कोड का मान कितना होता है। अब सुनना दोस्तों, बहुत कम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए होंगे। आपने क्या आंसर दिया कमेंट करके हमें बताना। और सुनना, इसका आंसर मुझे भी अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए दोस्तों जब आपका आंसर की लॉन्च होगा तभी सटीक और सही दोस्तों इसका आंसर का पता लग सकेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए। मैं भी आपके लिए दोस्तों कुछ पॉइंट लेकर आया हूं, लिखना। अगर आपको दोस्तों क्रॉस कट आरी के बारे में पूछे कि रेक कोण का मान कितना होता है तो बिल्कुल दोस्तों आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना 60 अंश होता है। अगर आपको दोस्तों रिप आरी के बारे में पूछे तो भी 60 अंश लिखना। अगर पंच के बारे में पूछे कौन सा पंच, सेंटर पंच, तो 90 अंश लिखना। अगर एक होता है दोस्तों प्रिक पंच, तो प्रिक पंच में 30 से 60 अंश होता है। बस इस चीज को आप नोट करना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि पावर तथा वोल्टेज का गुणज 2 गुना होगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब जिन जिन स्टूडेंट का भी दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, सारा कंफ्यूजन दोस्तों 1 मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा मैं। यदि पावर तथा वोल्टेज का गुणज 2 गुना हो तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। सुनना, कॉन्सेप्ट को आप सुनना दोस्तों, है ना। अगर वोल्टेज दोस्तों 2 गुना होता है तो आर भी 2 गुना हो जाएगा। मैं अपने इस बात को प्रूफ करने की दोस्तों पूरा कोशिश करूंगा और तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर नहीं जाऊंगा जब तक कि दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो जाता। वोल्टेज आपने 2 गुना किया, यही बोल रहे हैं वोल्टेज का गुणज 2 गुना होगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। मैं कहता हूं 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा, सर्किट जब भी शॉर्ट होता है उस कंडीशन में आई क्या हो जाती है दोस्तों, अनंत एंपियर। आई अनंत एंपियर एक ही कंडीशन में हो सकती है जब आर आपका 0 ओम हो जाए। और जब भी दोस्तों परिपथ शॉर्ट होती है उस समय आर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और वी 0 वोल्ट हो जाती है। यानी कि वोल्टेज 0 तो आर भी 0, आर 0 तो वोल्टेज 0। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आर 0 होता है तभी वोल्टेज 0 होती है। वोल्टेज अगर 0 होगी तो आर 0 हो, ये दोस्तों कोई फिक्स नहीं है। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाया तो आर भी बढ़ गया 2 गुना रूप से। पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट सुनना, जो आपका पावर ट्रांसमिशन लाइन होते हैं दोस्तों, अगर वोल्टेज को आप 2 गुना करेंगे तो पावर भी दोस्तों 2 गुना होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप सुनना। जो आपके ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें दोस्तों अगर निम्न मान का वोल्टेज अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो निम्न मान का वहां पे पावर भी ट्रांसमिट होता है। अगर वोल्टेज को हाई कर देंगे तो हाई पावर भी होता है। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों हाई वोल्टेज और हाई पावर दोनों होते हैं। वोल्टेज को आपने बढ़ाया, पावर बढ़ गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा सुनना दोस्तों, जो आपका पावर जनरेटिंग प्लांट होते हैं
हैं और वहां पे जो आपका इंजन काम में लिए जाते हैं, कौन से दोस्तों, यानी कि टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो इंजन, उसमें जो अगर उस इंजन में अगर सेलिएंट पोल रोटर लगा है तो उस सेलिएंट पोल रोटर में क्या होगा दोस्तों, एयर गैप का मान बहुत अधिक होता है और वही एयर गैप क्या करता है, आउटपुट पावर को बढ़ा देता है, इंजन के आउटपुट पावर को बढ़ा देता है। तो पावर को वोल्टेज भी बढ़ाता है और एयर गैप भी बढ़ाता है और वोल्टेज को अगर आपने दोगुना किया तो पावर भी कितना, प्रतिरोध भी कितना हो गया, दोगुना हो गया। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों कि प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, दोगुना प्रतिरोध भी हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन से मिलिए और इसका आंसर आप दीजिए। कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 3 दिन का, कितने, 3 दिन का। लेकिन एक बात याद रखना, शायद आपके ऑप्शन में भी 3 दिन का था दोस्तों, 3 दिन या 3 घंटे का ऐसे कुछ था। अगर 3 दिन रहा होगा दोस्तों तो 3 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ये घरेलू कार चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन 10वां देखना, यदि आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो एसी मोटर की गति कितनी होगी, है ना। गति कितनी होगी, अभी तुरंत आरपीएम आपके सामने निकालता हूं दोस्तों, है ना। एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। पोल नहीं दिया है तो आपको कितना मानना है, 2 मानना है। 12 से 72 है ना, 7200 हो गया, 2 कितना हो गया दोस्तों, 3600 आरपीएम। यही आपका करेक्ट आंसर है। अरे ऐसे क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है और 10 सेकंड से अधिक अपने सामने आपको टिकने नहीं देना है। अगले क्वेश्चन से मिलिए, बैटन वायरिंग की वोल्टेज सीमा कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 250 वोल्ट। क्या दोस्तों, बैटन वायरिंग, जो आपकी बैटन वायरिंग होती है इसकी वोल्टेज की सीमा होती है 250 वोल्ट। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे आने वाली परीक्षाओं में और किसी वायरिंग के बारे में पूछते हैं तो सुनना, पहला लिखना क्लीट वायरिंग, पहला दोस्तों क्लीट वायरिंग हो या केसिंग केपिंग वायरिंग, क्लीट वायरिंग या केसिंग केपिंग वायरिंग, है ना, ये दोनों वायरिंग हो गए। या फिर दोस्तों एक होता है मेटल शीथड वायरिंग, मेटल शीथड वायरिंग। इन तीनों वायरिंग की दोस्तों वोल्टेज रेंज होती है 250 वोल्ट और बैटन वायरिंग की भी 250 वोल्ट। अगर आपसे बोल दे कि कंड्यूट वायरिंग, कौन सी दोस्तों, कंड्यूट तथा कंसील्ड वायरिंग, कंड्यूट या कंसील्ड वायरिंग, इन वायरिंग की वोल्टेज सीमा कितनी होती है? तो आप लिखना दोस्तों 250 वोल्ट से लेकर के 450 वोल्ट। कितना, 250 से 450 वोल्ट। तो आप दोस्तों इसको नोट कर लेना, है ना। क्लीट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, मेटल शीथड वायरिंग या बैटन वायरिंग, इन सब के लिए 250 वोल्ट वोल्टेज सीमा है दोस्तों। और कंड्यूट और कंसील्ड वायरिंग 250 से 450 वोल्ट तक के लिए भी एक काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ट्रांसफार्मर की कोर को शीतलित कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों आसान क्वेश्चन है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रही होगी। अगर तो इसका आंसर दोस्तों 10 सेकंड के अंदर ही आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ लिए होंगे कि ट्रांसफार्मर की कोर को शीतलित कैसे किया जाता है। तो शीतलित करने के कई सारे प्रकार हैं। ऑयल से भी करते हैं, यानी कि तेल से भी, पानी से भी और गैस से भी करते हैं। अगर दोस्तों सुनना, अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि जैसे हम ट्रांसफार्मर में लोड डालते हैं तो लोड तो उसके वायरिंग यानी कि उसकी कॉइल पे पड़ती है, तो ये कोर कैसे हिट हो जाती है? तो वही वाली कहानी है दोस्तों, वही वाली कहानी। कौन सी कहानी? आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। वही बात है दोस्तों कि आप ट्रांसफार्मर में लोड तो डाल रहे हैं और लोड कहां पर दोस्तों जा रही है? उसके कॉइल पर। लेकिन कॉइल किस में लपेटी गई है? कॉइल कोर में ही लपेटी गई है। जैसे ही आपकी कॉइल हिट होती है तो दोस्तों कॉइल से टच कोर भी क्या हो जाता है? हिट हो जाता है। और हिट होने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, या फिर एयर का या फिर पानी का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ऑयल का प्रयोग करके हम ट्रांसफार्मर की कोर को हम शीतलित करते हैं तो कौन कौन सा उस ऑयल में विशेषता होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ऑयल के अंदर? तो ऑयल के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी, नोटबुक में फटाक से नोट करना दोस्तों कि उसकी जो फ्लैश पॉइंट होता है 140 डिग्री होना चाहिए, और जो भी आपका तेल प्रयोग किया जा रहा है उस तेल का ग्रेड बी होना चाहिए, और जो आपका रंग है तेल का वो पीला कलर का होना चाहिए, और उस तेल में दोस्तों जो अम्ल होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एसिड, वो एसिड कैसा होना चाहिए? निम्न एसिड होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, एडी करंट को कम कैसे किया जा सकता है? एडी करंट को कम करने के
के लिए दोस्तों क्या करना होता है, किसी सॉलिड पार्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं दोस्तों, 0.5 mm की पतली पत्ती का रूप दे देते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब भी दोस्तों दो पत्ती के बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, उसके बीच में क्या है, एयर गैप है, और इस एयर गैप के माध्यम से एडी करंट क्या है, एडी करंट दोस्तों एक लॉस है, फौकॉल्टो लॉस है, जो हीट जनरेट करता है। दोस्तों ये जो आपकी दो दिखाई दे रही है ना, ये दो उंगली, ये इस उंगलियों को आपको क्या समझना है कि कोर की पतली पट्टी है ना, पतली पट्टी जो 0.5 mm की है, इसके बीच में एयर, इसके बीच से एयर रिलीज हो जाती है और एयर बाहर निकल जाती है और एडी करंट लॉस समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात आपको क्या ध्यान रखना होगा कि 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। उन पत्तियों की मोटाई अगर उससे अधिक हो जाती है दोस्तों, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा कोर को पटलित करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे यकीन है कि बहुत कम स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाए होंगे, है ना। सुनना कि ईवी चार्जिंग स्टेशन की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? दुनिया की सबसे बड़ी ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है, जिसका ऊंचाई है 500 फीट। कितना दोस्तों? 500 फीट। और दूसरा दोस्तों, एक दिल्ली में भी प्राइवेट ईवी चार्जिंग स्टेशन है, बिल्कुल निजी दोस्तों, और उनका जो हाइट है ना उस स्टेशन का 2 मीटर है ना। 1 मीटर में दोस्तों 3 फुट होता है, यानी कि 6 फुट का वो स्टेशन है। तो आप देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन में क्या था, ये तो आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। सबसे अच्छी घरेलू वायरिंग सिस्टम कौन सी होती है? कंसील्ड और क्लिट वायरिंग, जो दोस्तों 250 से 450 वोल्टेज तक की सीमा को सहन कर सकती है। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? बहुत ही दोस्तों नाजुक सवाल है, बहुत ही नाजुक सवाल है दोस्तों। सुनना, इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? तो इल्यूमिनेशन की इकाई होती है दोस्तों ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर, या लक्स, या मीटर कैंडल। ये तीनों किसके हैं? ये इल्यूमिनेशन के हैं। आगे बढ़ते हैं, 5S में सीटोन क्या होता है? क्या बात हुई दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों 5S के बारे में बताया था आपको। जो भी दोस्तों मैं आपको बताता हूं ना, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं, इतना हल्के में मत लिया करो मेरे दोस्त, क्योंकि एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया और उस शॉर्ट वीडियो से एक क्वेश्चन उठकर आपके सामने आ गया। इससे बड़ा एग्जांपल मैं और क्या दे सकता हूं, इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको और क्या दे सकता हूं कि जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं, ये कहीं से उठा के नहीं, पूरा रिसर्च करता हूं, उसका स्कोप देखता हूं कि कितनी बार पूछा गया है, इसका स्कोप क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके लायक है या नहीं है। इसके बाद ही दोस्तों इसको लॉन्च करता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। ये 5S देखिए आ ही गया। 5S में सीटोन क्या होता है? 5S का 5वां S दोस्तों किस में आता है? सीटोन में आता है। और सीटोन का मतलब होता है अनुशासन, या स्व अनुशासन, या स्थाई। ये तीनों किसके हैं? ये सीटोन के हैं। और इसके बारे में किसने बताया दोस्तों? स्व अनुशासन के बारे में किसने बताया? शित्सुके ने बताया था। किसने? शित्सुके ने बताया था। और जो आपका 5S होता है, ये किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों हाउस कीपिंग के बारे में। इसी प्रकार से एक और होता है 5E, वो किसके बारे में देता है? सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में 5E आपको इंफॉर्मेशन देती है। आगे बढ़ते हैं, सोल्डरिंग हेतु टीन तथा लेड का अनुपात कितना होता है? मैं दोस्तों इसको लिख के आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि उत्तम सोल्डर के लिए बताइए लेड और टिन के लिए कितना होता है, तो जो आपका दोस्तों टिन होगा, इसमें टिन होगा ये 60% होगी, और जो दोस्तों लेड होगी ये कितना होगा? 40%, है ना। और इसका दोस्तों जो गलनांक होता है, ये कितना गलनांक होता है? 190 डिग्री सेल्सियस। सुन लेना, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नरम सोल्डर के बारे में, किसके बारे में? नरम सोल्डर के बारे में, तो इसमें टिन होता है दोस्तों 40%, और 60% इसमें क्या होती है? लेड होती है। और 200 दोस्तों कितना? 205 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाती है? पिघलने लगती है। और जो आपका दोस्तों घटिया सोल्डर होता है, कौन सी? घटिया सोल्डर। ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी यही पूछा जाएगा, घटिया सोल्डर, है ना। घटिया आपके बुक में भी है, और घटिया दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं। घटिया सिलेबस नहीं है दोस्तों, घटिया ये लिखा होगा, है ना। आप ये मत समझना घटिया सिलेबस है, सिलेबस में भी ये घटिया ही लिखा होगा। तो जो आपकी घटिया सोल्डर होगी, है ना, घटिया सोल्डर, इसमें दोस्तों 50% टिन और 50% लेड, और दोस्तों 235 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा? गलनांक होगा। और जो आपका दोस्तों कठोर सोल्डर होती है, कौन सी? जो आपकी कठोर सोल्डर होती है, ये दोस्तों कितना होता है? इसमें दोस्तों होता है
33% तो आपका टिन होता है और 66% दोस्तों लेड होती है और 243 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाती है, यानी कि 243 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ये सोल्डरिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारे अनुपात है, नोट करना दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब कौन कौन स्टूडेंट है दोस्तों जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आए हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सौर सेल फोटोन को इलेक्ट्रॉन में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब सुनना दोस्तों, इसका आंसर तो मैं भी ऑप्शन देख के ही बता सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करा सकता हूं। सुनना, जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल फोटोन को इलेक्ट्रॉन में कैसे परिवर्तित करते हैं। सोलर सेल बनाने के लिए दोस्तों किसी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक जैसे मटेरियल का प्रयोग करना पड़ता है। और मटेरियल चाहे अर्धचालक हो दोस्तों, चाहे वो चालक हो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से ही व्यवस्थित होते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को फोटोन कहां से मिलता है, जो सूरज की रोशनी पड़ती है उस रोशनी में क्या उपस्थित होते हैं, फोटोन उपस्थित होते हैं। फोटोन क्या है, एक एनर्जी है। और जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन पे पड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दोस्तों, जब तक इलेक्ट्रॉन में फोटोन एनर्जी नहीं पड़ता तब तक वो आपस में एक दोस्तों कोलैब रहते हैं, एक बंध के रूप में बंधे होते हैं, वो करंट का प्रवाह नहीं करा सकते। और जैसे ही सूरज की रोशनी में जो उपस्थित फोटोन है, वो फोटोन इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो उनका बंध टूट जाता है और वो क्या करते हैं दोस्तों, एक गति करने लगते हैं, एक मोमेंट उनको मिल जाता है और वो गति करने लगते हैं। अब ऑप्शन इसका क्या था दोस्तों, वो देखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में स्विन बर्न परीक्षण क्यों किया जाता है। सुनना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं दोस्तों। आप कभी भी क्वेश्चन के पीछे मत भागना। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो इससे चाहे 1000 क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर दे, लेकिन वो क्वेश्चन बच के जा नहीं सकता, आप उसका सही आंसर बिल्कुल करेंगे। तो डीसी मोटर में स्विन बर्न परीक्षण क्यों किया जाता है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, डीसी मोटर में स्विन बर्न परीक्षण जो होता है, ये शंट और कंपाउंड दोनों मोटर में किया जाता है और नो लोड और फुल लोड में दोनों में किया जाता है। तो जब नो लोड में करते हैं दोस्तों, सुनना, जो भी आपका स्विन बर्न परीक्षण होता है, इस स्विन बर्न परीक्षण में क्या किया जाता है कि जो आपकी डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर को एक बार मोटर की भांति चलाया जाता है, फिर इसी मोटर को जनरेटर की भांति चलाया जाता है, फिर दोनों में कंपेयर किया जाता है कि इस परीक्षण द्वारा किसमें लॉस अधिक होता है। और ये दोनों प्रोसेस नो लोड कंडीशन में होते हैं। और जब भी फुल लोड पे करते हैं तो इन दोनों मोटर यानी कि मोटर और जनरेटर में दक्षता ज्ञात करते हैं कि स्विन बर्न परीक्षण द्वारा जब फुल लोड के द्वारा मोटर को आप टेस्ट करते हैं तो उस समय उसकी दक्षता ज्ञात करते हैं और नो लोड कंडीशन में क्या ज्ञात करते हैं, लॉस ज्ञात करते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक बात यह ध्यान रखना होगा कि स्विन बर्न परीक्षण द्वारा क्या होता है दोस्तों, कि हम इसमें टेम्परेचर को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप जनरेटर के रूप में चला रहे हैं या फिर मोटर के रूप में चलाकर इसका परीक्षण कर रहे हैं, तो फुल लोड देने के कंडीशन में इसमें टेम्परेचर हिसाब हो रहा है या बेहिसाब ये टेम्परेचर उत्पन्न कर रही है फुल लोड की कंडीशन में, इसका पता नहीं लग पाता है। अगला क्वेश्चन क्या था आपका कि यदि चालक का क्षेत्रफल 2 गुना कम करे तो प्रतिरोध के मान में कौन सा परिवर्तन आएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि जो आपका क्या होता है, आर होता है, आर समानुपात रो इंटू एल बटा ए क्या है दोस्तों, देखिएगा जो आपका आर है ना, एक बटा ए है ना, ये लिख सकता हूं मैं, समानुपाती है, आर समानुपाती 1 बटा ए। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 1 बटा पाई आर स्क्वायर है। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना, आर क्या है, त्रिज्या, ये वर्ग में है। अगर इसको आप कितना करेंगे, 2 गुना कम करेंगे है ना, अगर आप इसको 2 गुना कम करेंगे तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए सामान्यतः सर्किट में कुल कितने प्रकार के सर्किट के कुल कितने प्रकार होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 4 तक ही रहा होगा, यानी कि 1 2 3 4, तो भी इसका आंसर बताऊंगा मैं। अगर 6 रहा होगा तो भी इसका आंसर बताऊंगा। सुनना, अगर 4 ऑप्शन रहा होगा तो इसके प्रकार हैं ओपन सर्किट यानी कि खुला सर्किट, बंद सर्किट, लघु सर्किट और दोस्तों लीकेज सर्किट। अगर 6 तक ऑप्शन रहा होगा यानी कि 1 4 2 6, तो 6 वाला सही आंसर होगा। कैसे, 2 और सर्किट होते हैं, सीरीज सर्किट और समांतर सर्किट, इसको भी ऐड करने के बाद 6 सर्किट हो गए। अगला क्या है, अल्टरनेटर के परीक्षण का अंशांकन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों वो उपकरण आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर वो ऑप्शन में रहा हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहा हो तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर हैं, हो सकते है भी, है ना। तो आपको दोस्तों आगे आने वाले परीक्षा में ये काम आ सकता है। तो सुनना, उस
अंशांकन का नाम क्या है दोस्तों? यांत्रिक अंशांकन, प्रेशर अंशांकन यानी कि दबाव अंशांकन, यांत्रिक अंशांकन, एक होता है तापमान अंशांकन, एक और होता है दोस्तों जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हो सकता है ये तीनों अंशांकन आपके ऑप्शन में ना रहा हो, लेकिन आप इसको नोट कर ले, आने वाले परीक्षा में दोस्तों इसका सामना करना पड़ सकता है आपको। आगे बढ़िए, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किस कारण के कारण होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास थे लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। आपने इसका क्या आंसर किया कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा दोस्तों आपको हिंट देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा कण है जो करंट के प्रवाह होने का कारण बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन दोस्तों मूव नहीं करता तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है। अगला क्या है, रनिंग मशीन की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इनकमिंग मशीन की आवृत्ति कितनी होगी? अगर रनिंग मशीन की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इनकमिंग मशीन की आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगी। हम कैसे, किस मेथड द्वारा, किस विधि द्वारा पता करते हैं? तो सिंक्रोस्कोप विधि द्वारा दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी मैचिंग का हम पता करते हैं, है ना। आपको याद होगा दोस्तों, तररा पुख, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाट मीटर में किस प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है? अब ये इसका आंसर मेरे को नहीं मिला दोस्तों। सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के घटक नहीं है। देखना, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के घटक पूछे ना तो लिखना प्रतिरोध, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट के हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अगर आपसे पूछा गया होगा वहां पर तो आपको आंसर करना था डायोड, रेक्टिफायर, यूजेटी, बीजेटी। ये सारे क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कंपोनेंट है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कंपोनेंट है वो तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट के ही कंपोनेंट है। यहां पे क्या पूछा है? नहीं है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन रहा होगा वही इसका सही आंसर था। अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने का कौन सा लाभ होता है? रिक्वायरमेंट के अनुसार, मांगा गया पावर के अनुसार हमें अगर पावर उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना होगा? समांतर प्रचालन जोड़ना होगा। यही इसका लाभ है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड रैंकाइन में कितने डिग्री के बराबर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड रैंकाइन में कितने डिग्री के बराबर होती है? तो नोट करना, इस पॉइंट को नोट करना, इस डाटा को दोस्तों, 671.67 रैंकाइन, है ना। 67 रैंकाइन, 671.67 रैंकाइन, यही इसका क्या होगा? यही इसका सटीक और सही आंसर होगा, है ना। तो यही दोस्तों 29 क्वेश्चन था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। मुझे यकीन है दोस्तों कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन रहा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका बेड़ा पार हो गया तो ये आपकी मेहनत थी, ये आपकी माँ का आशीर्वाद था, ये आपका संघर्ष था। और जिन विद्यार्थियों का दोस्तों बेड़ा पार नहीं हुआ तो निराश और हताश मत होइए दोस्तों, कोना पकड़ के आप मत रोइए दोस्तों। आपको क्या करना है? वापस लौटना है इस संघर्ष की दुनिया में और दोगुने स्पीड से आपको तैयारी करना है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। बस दोस्तों, अगर साथ एक टीचर और एक स्टूडेंट का साथ दोस्तों मजबूत है तो दोस्तों आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों आपको क्या करना है? हताश होकर आपको बैठना नहीं है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है दोस्तों कि आपका समय गया, आपका समय बर्बाद हुआ, आपका मेहनत गया, लेकिन मेहनत दोस्तों कभी नहीं जाता। समय वाकई में चला जाता है लेकिन मेहनत दोस्तों अपना रंग जरूर दिखाती है। भले लेट दिखाएगी लेकिन अपना वो रंग जरूर दिखाएगी। आपको हार नहीं मानना है, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है। अब की बार दोस्तों तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होगी। तैयारी में दोस्तों हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। क्या करना है दोस्तों? तैयारी में बस थोड़ा सा बदलाव लाना है। अरे अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है, बस तू आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। बस दोस्तों ये मंजिल ही आपकी नसीब है। अगर एक बार ही दोस्तों, एक बार ही गिरने से अगर आप हार गए, आप उस लायक अपने आप को नहीं बना पाए कि एक बार गिरने से आप नहीं उठ सकते, तो क्या इंसान है यार? इंसान तो वही जो परिस्थितियों से लड़कर भी अपनी कामयाबी को दोस्तों क्या करता है? अपनी कामयाबी को अपने कदमों तले ले आता है। वही इंसान जाबाज इंसान कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए अंदाज और एक नए क्वेश्चन के साथ। आप इंतजार करिएगा दोस्तों, मैं आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए जरूर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।